नमस्कार। राधे राधे। चलिए, 13 मार्च का जो है हम इतिहास देख लेते हैं। 13 मार्च 1940 में क्या हुआ? भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर, किसको भाई? जनरल डायर पर गोली चलाई। वो भी किसने चलाई थी भाई? उधम सिंह ने। ठीक है, अंग्रेजों से जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसका बदला लेने के लिए डायर पे गोली चलाई। किसने? उधम सिंह ने। वो भी कब भाई? 13 मार्च 1940 को। चलिए, 2009 में क्या हुआ? सार्क साहित्य उत्सव आगरा में शुरू हुआ। कौन सा भाई? सार्क जो साहित्य उत्सव जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ? आगरा में शुरू हुआ 13 मार्च 2009 में। चलिए, अब क्या है? 2004 में है भारत के प्रसिद्ध सितार वादक बिलायत खान का निधन हुआ। किसका भाई? बिलायत खान भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अब देखिए, सितार वादक के नाम पर आप किसको याद रखेंगे? बिलायत खान। ठीक है, बिलायत खान को। ये तो याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई, पर ये जरूर याद रखें कि सितार बादक कौन है भाई। इनका नाम आ जाए कि ये किससे संबंधित है तो सितार बादक से। ठीक है, सितार बादक थे, ये सितार को बजाते थे। उनका नाम क्या है? बिलायत खान। चलिए, 1997 में क्या हुआ? इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा को सिस्टर के रूप में, नेता के रूप में चुना गया। ठीक है भाई, जो मदर टेरेसा जो थी वो, उनको किसमें? इंडियन मिशन मिशनरी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, उसमें जो है नेता के रूप में चुना गया। किसको भाई? मदर टेरेसा को। 1997 में, 13 मार्च 1997 में ऐसा हुआ था। चलिए, अब क्या है? आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। क्या पूछा गया है? हाल ही में कहाँ विकसित भारत जो है उसकी बात चल रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी ब्रांड नहीं, एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। और इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 जो है वो आयोजित हो रहा है। और इसका एक थीम है कि विकसित भारत, भारत को है जो है विकसित करना है। और अभी सबको पता है 2047 तक 100वें वर्ष में जो है हमें विकसित होना है और हमें बहुत सारी तरक्की करना है। ये हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं, आपको पता है। हमने ये पहले हमने इसके बारे में बात कर ली है। 2047 का समय जो है अमृतकाल के रूप में चल रहा है, कि जिसमें जो है डिजिटलीकरण, हर चीज में विकास हमारे भारत में होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। उसी को जो है उत्प्रेरित करते हुए, उसी को लक्ष्य रखते हुए जो दिल्ली में है एक आयोजन हो रहा है भाई। उसका नाम क्या है? एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप। ये जो है प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं इसमें। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रदर्शनियां हैं। अभी तक जो है कितना भारत में विकास हो चुका है और आगे 2047 तक हम कितना विकास करेंगे, उनका एक छोटा सा नमूना प्रदर्शनी एक उसमें जो है उस आयोजन में दिखाई जा रही है। जैसे चंद्रयान का कोई ने प्रदर्शनी बना ली, मोदी जी के द्वारा कोई अच्छा सा काम जैसे 370 का, उसकी कोई प्रदर्शनी, मतलब की चरण जो है प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम है और ये जो है नई दिल्ली में हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समग्र विकास के लिए किस राज्य ने चौथी महिला नीति का अनावरण किया है? ठीक है, इसके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। क्या पूछा गया है? हाल ही में समग्र विकास के लिए, हाल ही में जो है समग्र विकास के लिए किस राज्य ने, आपको राज्य का आंसर बताना है, चौथी महिला नीति, क्या है भाई? चौथी महिला नीति जो है उसका अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है, ये आप बताइए। और इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। क्या आंसर है भाई? महाराष्ट्र ने जो है वो समग्र विकास के लिए और ये कौन सी भाई महिला नीति है? चौथी महिला नीति है समग्र विकास के लिए इनके। तो जो है ये आयोजन चलाया गया है। और ये सिंपल सी बात है, आपको दिख रही होगी कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को जागरूक करना, या महिलाओं के जो उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या बहुत सारी प्रताड़नाएं वो सहती हैं, तो उससे निराकरण करना उनका। और जो कम भाषा के लोग हैं, जो बहुत कम, कोई भाषा ऐसी है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, उनका जो है उनको बचाना, महिलाओं को बचाना, इसका एक मेन उद्देश्य है। और ये किस सरकार के द्वारा? ये भाई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये
नीति चलाई जा रही है, वो भी ये कौन सी नीति है? चौथी महिला नीति है, ठीक है, चौथी भी ये महिला नीति है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सिंधुदुर्ग एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, नारायण राणे, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। क्या पूछा गया है? हाल ही में सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ भाई? महाराष्ट्र में जो है सिंधुदुर्ग में एमएसएमई क्या है भाई? लघु लघु और जो मध्यम उद्योग हैं उनकी बात कर रही है। छोटे और जो लघु उद्यम है उनके बारे में ये इसका फुल फॉर्म है। लघु उद्यम की जो प्रौद्योगिकी केंद्र है उसकी आधारशिला किसने रखी, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है नारायण राणे। ये क्यों आंसर है? ये इसलिए आंसर है इसका क्योंकि ये जो है केंद्रीय लघु एवं मध्यम जो उद्यम है उन उस मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्र के लघु एवं मध्य उद्यम जो है उस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? नारायण राणे। और यही हम किसकी बात चल रहे हैं? हम लघु एवं जो छोटे और मध्य उद्योग होते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में बात चल रही है। उसके लिए इन जो उद्योग हैं या उद्यम है उनके केंद्र स्थापित की बात चल रही है। उसकी स्थापना जो है उसके ही मंत्री करेंगे, तो उनका नाम क्या है? नारायण राणे। क्या है भाई? नारायण राणे। ये जो हर प्रकार के उद्योग है उसको बढ़ावा देना, इसका एक मेन उद्देश्य होगा। प्रौद्योगिकी से आप समझ रहे होंगे कि उसको जो है किसी भी उद्यम को तकनीकी से लैस करना। तकनीकी हर प्रकार से उद्यम को आगे ले जाती है, ये आप सभी को पता है। तो बस उसी का यूज करते हुए जो है प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया। वही कौन सा प्रौद्योगिकी? छोटे एवं लघु मध्यम जो उद्योग हैं वो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, वो भी नारायण राणे के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने, कहाँ पर भाई? भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ कितने अरब डॉलर के मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 40 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर। क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, क्या है भाई? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है के साथ कितने अरब डॉलर, कितने अरब डॉलर का जो है मुक्त व्यापार, क्या है भाई? मुक्त व्यापार जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपसे पूछा गया है। भारत के साथ जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जो कुछ देश है उसके साथ कितने अरब डॉलर का मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किए भारत ने? तो ऑप्शन है आपके सामने है, अगर आपको पता है तो बताएं भाई। और इसका जो आंसर है वो है 100 अरब डॉलर। क्या है भाई? 100 अरब डॉलर जो है इसका आंसर है। भारत और जो है व्यापारी जो यूरोपीय यूरोपीय जो व्यापारिक संघ है यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है उसमें 4 देश आते हैं। नॉर्वे, आयरलैंड देख लीजिए, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड देखिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेनस्टीन। ये जो है ये 4 जो देश हैं वो यूरोपीय संघ में नहीं आते, ठीक है, यूरोपीय संघ से हट के ये है। और इन्हीं के साथ जो है मुक्त व्यापार की बात चल रही है। भारत और जो है ये 4 देश जो है मुक्त व्यापार करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि भारत को जो है अच्छा खासा निवेश मिलने वाला है। ये जो 4 देश हैं उनके द्वारा जो है अच्छा खासा हमारे भारत में निवेश किया जाएगा। और जो है इनको क्या फायदा होगा? इनको ये फायदा होगा कि हमारे भारत से जाने वाले जो भी कोई भी व्यापार हो रहा है, जो भी चीज हमारे भारत से जा रही है तो वो कल कम जो है कम टैक्स पर जाएंगी, ठीक है। उन पर बहुत जितना भी कम हो सके उतना कम टैक्स लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर साल धूम्रपान निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? हर साल धूम्रपान निषेध दिवस हर मतलब ये कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसका जो ऑप्शंस हैं 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। क्या पूछा गया है कि जो धूम्रपान निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो 13 मार्च। 13 मार्च को जो है ये दिवस मनाते हैं जिससे धूम्रपान जो है वो कम हो सके। और 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम ये है कि बच्चों में जो तंबाकू उत्पादित जो भी चीज है उससे दूर करना। सिंपल सा एक उद्देश्य है कि बच्चों को तंबाकू से बहुत दूर करना। जो भी उत्पादित कोई चीजें हो रही हैं, निकोटीन वगैरह ये सब चीजें हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं, धूम्रपान जैसी चीजें होती हैं, उनसे बहुत दूर करना, ये 2024 का थीम है। और वैसे भी धूम्रपान को जागरूक करना कि भाई धूम्रपान जो है कितना हानिकारक है उसके प्रति
उसमें कार्रवाई करना। और देखिए सबसे पहले जो है ये दिवस हमने कब मनाया था भाई, कहाँ मनाया था? आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य गणराज्य में है ये पहला दिवस मनाया गया था। सबसे पहले आयरलैंड में ये दिवस मनाया गया था। वो भी कब मनाया गया था? 1984 में ये दिवस मनाया गया था। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, चीन, अमेरिका, रूस। क्या पूछा गया है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक, मतलब जो है मोबाइल फोन जो उत्पादक कर, मतलब जो देश करता है सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जो बनाता है, उसमें दूसरे नंबर का देश ऐसा जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है भारत। भाई ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन चुका है। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? सभी जानते होंगे फर्स्ट नंबर पर जो है वो चीन है। फर्स्ट नंबर पर कौन है भाई? दुनिया में सबसे प्रथम स्थान पर मोबाइल फोन उत्पादक देश जो है वो चीन है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो मोबाइल फोन उत्पादक देश है वो भारत है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? एकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग एकेडमी होती हैं, उसका एक ऑल ओवर एक अवार्ड्स होता है, एकेडमी अवार्ड 2024। उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब जो है सबसे अच्छा अभिनेता जो है उसका अवार्ड किसने जीता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉनी वर्न, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और जो क्रिस्टोफर लोनर, और किलियन मार्फी। बताइए क्या पूछा गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, वो भी कौन से अवार्ड में? एकेडमिक अवार्ड्स 2024 में। और इसका जो आंसर है वो है किलियन मर्फी। क्या है? किलियन मर्फी जो है ये अवार्ड वो जीत चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर ये अवार्ड उनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड? एकेडमिक अवार्ड 2024। कौन सा? एकेडमिक 2024। और ये किस देश के हैं? ये किस देश के से संबंधित हैं? ये जो है आइसलैंड। कौन से भाई? आइसलैंड के जो है ये इससे संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज प्रिज्कर, क्या है भाई? प्रिज्कर जो पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? डेविड चिपरफील्ड, और रिकेल यामामोटो, बालकृष्ण जोशी, केंजुम तांजे। बताइए क्या पूछा गया है? कि आर्किटेक्चर नोबेल जो पुरस्कार है, और उसको हम एक और कौन सा पुरस्कार बोलते हैं? प्रिज्कर पुरस्कार जो है 2024, वो किसको मिला है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो रिकेल यामामोटो। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये जो व्यक्ति हैं वो जापान के हैं। किसके भाई? ये जापान के व्यक्ति हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी गई है। किसकी? आर्किटेक्चर, आप समझ रहे होंगे, आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में जो है इसे नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी गई है। ये वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहलाता है। और इसी में जो है ये जापान के 90 नंबर के विजेता हैं। मतलब 8 जो विजेता इसके रह चुके हैं वो जापान से ही रह चुके हैं। और 90 नंबर के विजेता कौन है भाई? रिकेल यामामोटो। ठीक है, 2024 का जो है पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। ये 90 नंबर के विजेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, दुबई, रोम, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए, किसके लिए? कला के लिए और स्थिरता के लिए जो है इमर्सी, ये एक नाम है, इमर्सी जो है उसका अनावरण किया है। और इसका जो आंसर है वो दुबई। दुबई में जो है, दुबई में एक सिटी जो स्थिरता होती है, कहीं ना कहीं जलवायु की स्थिरता या कला को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दुबई में। और ये जो है स्थापित किया जा रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र का नाम क्या है? इमर्सी। क्या नाम है? इमर्सी। कला और स्थिरता का इसका उद्देश्य है स्थिरता लाना और कला को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा से संचालित होगा ये जो केंद्र है। किससे संचालित होगा? सौर ऊर्जा से ये संचालित होगा। और देखिए हम आगे थोड़ा बहुत इसमें पढ़ते हैं कि सी इंस्टीट्यूट, क्या सी इंस्टीट्यूट के भीतर एक नया
कला और संस्कृति केंद्र इमरसी की घोषणा की गई है? सी इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? सी इंस्टीट्यूट, उसके अंदर ये स्थापित किया गया है इमरसी। ये किसके लिए भाई? कला, स्थिरता और संस्कृति के लिए ये प्रमुख अपनी भूमिका रखता है। और देखिए मैंने अभी आपको बोला सौर ऊर्जा से संचालित, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला होगा। चलिए अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइट समुद्र शैवाल फार्म कहाँ खोला है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? हाल ही में C6 एनर्जी, क्या C6 एनर्जी ने जो है पहला मैकेनाइट जो समुद्री शैवाल फार्म जो है, समुद्री शैवाल फार्म जो है वो कहाँ पर खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है कहीं ना कहीं इसमें भारत भी सहयोग करता है। इसमें जो है इस प्रोजेक्ट में भारत भी इसका सहयोगी है, किसका? इंडोनेशिया का। और ये जो फार्म खुला है समुद्री शैवाल फार्म, आप इसको पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि समुद्र के अंदर ये फार्म होगा और इसमें जो है रिसर्च की जाएंगी, अनुसंधान किया जाएगा अपने तरीके से। और इसमें जो है संभावना ऐसी जताई जा रही है कि इससे रोजगार जो चाहते हैं रोजगार की बढ़ोतरी होगी, रोजगार लोगों को मिल सकेगा इस फार्म को बनाने के उद्देश्य से। और उद्देश्य तो आप सभी जानते हैं कि खोज करना, अनुसंधान करना, और इसी के फायदे के साथ साथ जो है रोजगार भी उपलब्ध किए जाएंगे। चलिए ये तो अब लास्ट क्वेश्चन था, आप क्विज देख लेते हैं। क्विज क्या है भाई, देखिए, केशवानंद भारती मामला जो है हमने पूछा था का कौन सा सिद्धांत जो है इनसे संबंधित संविधान में जो है मूल संरचना सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? मूल संरचना सिद्धांत इनसे संबंधित है। क्या है भाई? केशवानंद भारती से जो संबंधित जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? मूल संरचना सिद्धांत। चलिए ये जो आज का क्विज है वो रिपीट हो गया है, जो कल क्विज दिया था वो ही रिपीट आज हो चुका है। तो अ, ये हम जो है अब कल कोई क्विज दे देंगे, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल हम जो है अगला क्विज आपको देंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ, राधे राधे।